बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम नया अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि इस यूनिट का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। पेज नंबर 17, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिफरेंट लेवल से स्टार्ट किया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल तक आपने उसको पढ़ लिया, आपने समझा उसको किस तरह डिफरेंट लेवल से पास होकर कोई भी लिविंग थिंग या उसकी बॉडी बन जाती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा लेवल्स हायर देन ऑर्गेनिज्म लेवल। उसमें स्पीशी पॉपुलेशन बनाते हैं, फिर कम्युनिटी बनती है, फिर इकोसिस्टम बनता है, फिर बायोस्फीयर बनता है। फिर पूरे बायोस्फीयर में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके 5 ग्रुप्स हैं, क्योंकि रॉबर्ट पिटाकर ने सबसे पहले उनकी क्लासिफिकेशन की, एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं। वैसे तो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री अरिस्टोटल से शुरू होती है, लेकिन एक सही सिस्टमैटिक और एक्यूरेट क्लासिफिकेशन वो रॉबर्ट विटाकर ने की 1960 में, 1968 या फिर 1969 में। तो जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडीज में मोस्टली 2 किस्म के सेल्स होते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट होगा या फिर वो यूकैरियोट होगा। 5 जितनी भी किंगडम्स हैं, सब किंगडम्स में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोकैरियोट्स हैं या फिर वो यूकैरियोट्स हैं। फिर इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडीज हैं इनको हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सेल से बना होता है, उसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 3 किस्म का ऑर्गेनाइजेशन बनता है, यूनिसेलुलर, फिर कॉलोनियल, फिर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो कि एक ही सेल से बना होता है, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है। यूनिसेलुलर क्यों है? क्योंकि इसमें पूरी सेल में मतलब पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है और वो एक ही सेल पूरा एक लाइफ रिप्रेजेंट करता है। और इनमें डिवीजन ऑफ जो एक्टिविटीज है वो ऑर्गेनेल्स के दरमियान डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और वो नेक्स्ट बात क्या है, दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू लेवल। याद रखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सेल्स क्या है, वो पहली बात वो टिश्यूज नहीं बनाती, और दूसरी बात क्या है, वो सेल्स जो है वो कभी भी मल्टीसेलुलर हम उसको नहीं कह सकते, टिश्यूज भी नहीं बनाते और उसको हम मल्टीसेलुलर भी नहीं कह सकते। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल वॉल्वॉक्स है जो कि ग्रीन अलगा है, फॉर्म्ड बाय ग्रीन अल्गी, और सपोज क्लेमाइडोमोनास है तो वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब एक साथ रहते हैं ग्रुप की शक्ल में, उस ग्रुप को हम कॉलोनी कहते हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, एग्रीगेशन को, ग्रुप को हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का जो अहम उसमें जो बात है वो पॉइंट ये है कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात क्या है, उनमें जो टिश्यूज हैं वो भी टिश्यूज नहीं बनाते। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म whose body is made up of more than one cell, जिनकी बॉडीज एक से ज्यादा सेल से बनी होती है उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
अच्छा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज। सेल्स जो है कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं। इनमें वेल डेवलप टिश्यू लेवल होता है। नेक्स्ट इनमें डेवलप जो है ऑर्गन लेवल होता है, एक ऑर्गन सिस्टम लेवल, और ऑर्गन सिस्टम के बाद फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। किस तरह बनता है? फॉर्म फ्रॉम द सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और वो सारे कंबाइन होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप नहीं होती, क्योंकि एक ही सेल होता है। कॉलोनियल में भी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो उनकी जो ज्यादातर एक्टिविटीज है वो डिफ्यूजन या फिर एक्टिव या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। बाहर इन्वायरमेंट से डायरेक्टली वो चीजें लेते हैं और डायरेक्टली वो चीजें जो है वो बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज भी करते हैं, तो उनके लिए वेल डेवलप सिस्टम नहीं होता। याद रखिए, उनमें जो प्रोसेसेस होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, मतलब जो इनकी एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस होती है वो डिफ्यूजन, एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। और अंदर बॉडी में और भी मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं एक ही सेल के अंदर। तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल्स है। तो वो टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर यही ऑर्गन सिस्टम वो ऑर्गेनिज्म बनाता है। एग्जाम्पल क्या होगी? बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। प्लांट्स हैं तो ये एनिमल्स हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। मोस्टली जो है प्लांट्स, एनिमल्स इसमें आते हैं, फंजाई भी इसमें आते हैं, फिर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसमें आते हैं। बट सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कुछ ग्रुप जो है फंजाई के हैं, साथ में प्रोटेस्ट है, तो उसमें भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वो टिश्यू लेवल नहीं बनाते, लेकिन फिर भी वो मल्टी सेलुलर है, उनको हम कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है उनकी एग्जाम्पल हमारे पास मस्टर्ड प्लांट है। मस्टर्ड प्लांट सरसों का पौधा, उसका बोटेनिकल नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस उसका बोटनी का नेम है, और ये नाम इसको मिला है टेक्सोनॉमी से। टेक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन, उनका ग्रुपिंग और उनका साइंटिफिक नेम। और साइंटिफिक नेम हम क्यों देते हैं? in order to avoid any confusion of the local names. local names की confusion को हम खत्म करते हैं, तो इसके लिए हम scientific names रखते हैं। तो एक ये क्या है? ये मल्टी सेलुलर है। ये प्लांट कहाँ पर होता है? पाकिस्तान में मोस्टली हर जगह पर ये प्लांट तकरीबन पाया जाता है। इट इज सोन इन विंटर, हम इसको विंटर में काश्त करते हैं। ये विंटर के सीजन में उगता है, एंड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द विंटर। और विंटर का जब मौसम खत्म होता है, तो मतलब एंड टाइम पे इसमें सीड्स बनते हैं। इट इज यूज्ड एज, सरसों का जो पौधा है, जो मस्टर्ड प्लांट है, जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, इट इज यूज्ड एज, यूजेस क्या है? एप्लीकेशन, सॉरी इस्तेमालात। इट इज यूज एज वेजिटेबल। सबसे पहले बतौर हम इसको वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप साग कहते हो, तो हम इसको इसके लीव्स पकाते हैं, तो बतौर वेजिटेबल हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अदर एनिमल्स इसको बतौर फूड खाते हैं, चारा जिसको हम कहते हैं। तो ये उसके यूजेस है। while its seeds are used as एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, इसके जो सीड्स हैं दे आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स। ब्लैकिश ब्राउन इसके सीड्स होते हैं। जब ये सीड्स पक जाए तो फिर इनको बाहर इन प्लांट से रिमूव करते हैं, निकालते हैं, और उन सीड्स से फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, सरसों का तेल उससे लेते हैं। फिर सरसों का तेल हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए भी, और बालों में लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अदर जो है इसके बहुत सारे और भी यूजेस हैं। तो ये इस प्लांट की जो है यूजेस के बारे में था। एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स।
कोई भी हमारे पास प्लांट है तो उसकी बॉडी में मोस्टली जो मेजर पार्ट्स हैं वो दो होते हैं। तो इसी तरह मस्टर्ड प्लांट में भी दो पार्ट्स हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट क्या है, हम डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द पार्ट्स इन विच ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। ऐसे पार्ट्स जिसमें ग्रोथ होता है, मतलब जो ग्रो करता है, ऐसे पार्ट्स जो बढ़ते हैं, एंड उनमें न्यूट्रिशन भी होता है। अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब है खुराक लेने के सारे तरीके, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो प्लांट्स में वो पार्ट्स जहां पर न्यूट्रिशन और ग्रोथ का प्रोसेस होता है, उन पार्ट्स को हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। कंसीडर करें आप कौन सी पार्ट्स हैं ऐसे जिसमें ग्रोथ और न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। तो ग्रोथ आता है स्टेम में, प्लांट का जो तना होता है, ब्रांचेस में ग्रोथ आता है, साथ में लीव्स में ग्रोथ आता है। ये ऐसे पार्ट्स हैं जो खुराक लेने, खुराक इस्तेमाल करने के साथ साथ इनमें ग्रोथ भी आता है, ये हिस्से बढ़ती भी हैं। तो ऐसे पार्ट्स को हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। तो इस प्लांट की बॉडी हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक है वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, that do not take part in sexual reproduction, जो कि sexual reproduction में हिस्सा नहीं ले सकती। नेक्स्ट पार्ट क्या, इस प्लांट की बॉडी का नेक्स्ट पार्ट होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट। री का मतलब है अगेन एंड अगेन, प्रोडक्शन का मतलब है पैदा करना या पैदा होना। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऐसे पार्ट्स जो बार बार सेम किस्म के प्लांट्स को प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और वो पार्ट प्लांट में फ्लावर होता है। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या है, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं उनको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ब्रासिका में भी, मस्टर्ड प्लांट में भी वेजिटेटिव पार्ट को हम रूट, स्टेम, लीव्स कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं फ्लावर, व्हिच टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी मदद से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। मेल को हम स्टेमन कहते हैं, फीमेल को हम कार्पल कहते हैं। स्टेमन से जब पोलन ग्रेन्स, जो कि मेल पार्ट्स हैं, उनकी पोलिनेशन होती है, वो पोलन ग्रेन्स फीमेल कार्पल में पहुंच जाते हैं। फिर कार्पल के अंदर ओव्यूल्स के साथ जब वो मिल जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर फ्रूट्स बनते हैं, और फ्रूट्स के अंदर मोस्टली प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट्स बनते हैं उन फ्रूट्स में सीड्स होते हैं। जब हम इन सीड्स को दोबारा जमीन में रखते हैं तो एक खास इन्वायरमेंट में, एक खास टाइम में वो फिर से जर्मिनेट होकर नई प्लांट्स बनाते हैं। तो इस तरह एक फ्लावर कन्वर्ट हो गया एक प्लांट में थ्रू फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। तो जो फ्लावर है, फ्लावर को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसी तरह ब्रासिका में भी फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, रूट्स वगैरह ये वेजिटेटिव पार्ट्स है। ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये ब्रासिका प्लांट है, इस तरह ये भी ब्रासिका प्लांट है। फ्लावर्स इसमें है, येलो किस्म के, येलो जो है सॉरी कलर के फ्लावर्स हैं। ये पोड है जहां पर ये सीड्स बनते हैं। फिर स्टेम है इसका, रूट है, और ये उसका फ्रूट है जिसको हम सीड्स कहते हैं। ब्लैकिश ब्राउन कलर के सीड्स हैं, और ये लीफ है। इस प्लांट की बॉडी में दो पार्ट्स हैं। फ्लावर जो फर्स्ट नंबर पे है, इसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और फिर लीफ है, स्टेम, रूट वगैरह, इसको हम कहते हैं इसको हम जो है कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। और इस फ्लावर के अंदर जब ये ब्लैकिश ब्राउन किस्म के सीड्स बन जाते हैं, इनको हम फ्रूट कहते हैं। तो इन सीड्स से फिर हम सरसों का ऑयल निकालते हैं, मस्टर्ड ऑयल, और फिर उसके अलग अलग यूजेस है। और ये इंटायर प्लांट की बॉडी है, इसमें फ्लावर्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं। ये अभी तक डेवलप नहीं है, एक यंग
छोटा सा पौधा है। तो ये मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें वेल डेवलप ऑर्गन्स टिश्यूज जो है सेल टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, और फिर ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की फ्रॉग है। फ्रॉग मेंढक, उसका जोलॉजिकल नेम है राना टिग्राइना या राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इसका जोलॉजिकल नेम है और फ्रॉग इसका इंग्लिश नेम है। मेंढक इसका लोकल नेम है, फिर किसी और जबान में इसको कोई और नाम इसको दिया जाता है, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्राइना या राना टिग्रीना। ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सामने आपके पिक्चर नजर आ रहा है, ये फ्रॉग है। द बॉडी ऑफ फ्रॉग आल्सो शोज मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉग भी मस्टर्ड प्लांट की तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। प्लांट्स की बॉडी किस चीज से बनी? इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन से बनी है एंड ऑर्गन सिस्टम से बनी है। डिफरेंट ऑर्गन जैसे आईज है, माउथ है, फिर डिफरेंट स्किन है जो कि एपिथेलियल टिश्यू है, फिर फोर लिम्स है, हाइंड लिम्स है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हार्ट है, स्टमक है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनसे ऑर्गेनिज्म एक पूरे जानदार की बॉडी बन जाती है। तो फ्रॉग भी मल्टी सेलुलर है, इसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम होता है। ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। हर एक ऑर्गन सिस्टम में जितनी भी ऑर्गन्स होते हैं वो उस सिस्टम के रिलेटेड जो काम है उस काम को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अगर माउथ है तो माउथ के थ्रू सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म उसमें फूड इंटर करता है, खुराक लेते हैं हम माउथ के थ्रू। तो माउथ का जो काम है वो रिलेटेड है टू डाइजेशन है। नेक्स्ट माउथ में फिर इसमें टंग है, सलाइवा है, टीथ है। तो टंग, सलाइवा, टीथ इन सब का काम है डाइजेशन में मदद करना। तो रिलेटेड वर्क्स होते हैं। फिर फूड पाइप है जो कि फूड को पास करता है स्टमक के अंदर, फिर स्टमक का अपना रोल है, फिर इंटेस्टाइन है, फिर इस तरह अदर पार्ट्स है। इस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हार्ट है जो कि ब्लड को पंप करेगा, ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड आता है और फिर हार्ट जो है उसको पंप करता है। तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उसके अलावा हार्ट है, फिर उसके बाद ब्लड है। तो सब जो है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम रिलेटेड होते हैं सेम फंक्शन के लिए। ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज। किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गन्स वो टिश्यू से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू। इपी का मतलब है आउटर मोस्ट। एपिथेलियम जो है बॉडी का या फिर किसी भी ऑर्गन का आउटर मोस्ट लेयर होता है। फॉर एग्जांपल इस फ्रॉग की बॉडी में ये स्किन है, अपर मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम एपिथेलियम कहते हैं, मतलब है स्किन है इसका। इसके अलावा हार्ट का जो लाइनिंग है, इसके अलावा स्टमक है, फिर ब्लड वेसल्स है, फिर जो है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो इन सब का जो इंटरनल लाइनिंग है, इंटरनल स्पेस है, उस लाइनिंग को हम कहते हैं एपिथेलियम, जो कि ऑर्गन को कवर करता है। नेक्स्ट ग्लैंडुलर टिश्यूज है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो कि किसी किस्म का सिक्रीशन करता है और आपने उसको पढ़ा था एग्जाम्पल के तौर पे स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स को, HCl वगैरह को सिक्रीट करता है खुराक की डाइजेशन के लिए। तो एपिथेलियल टिश्यू है, इसके अलावा ग्लैंडुलर टिश्यूज है, नर्वस टिश्यूज है। नर्वस टिश्यू जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, जो नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। और न्यूरॉन क्या करता है, वो मैसेजेस कैरी करता है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। किसी भी पार्ट से
मैसेज लेता है, फिर उस मैसेज को ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में आगे फॉरवर्ड करता है, और फिर इन ही न्यूरॉन्स के थ्रू रिस्पॉन्स भी आ जाता है। तो ये क्या है, ये नर्वस टिश्यूज है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन जो है वो बने होते हैं टिश्यू से, जैसे इपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और भी बहुत सारे टिश्यूज के टाइप्स है। मेजर जो है हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, तो फिर उनके अंदर अलग अकसाम है। तो इन टिश्यूज की कॉम्बिनेशन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम से बहुत सारे आपस में कंबाइन होते हैं, तो किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है। तो ये था हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास पेज नंबर 19 पे ये की वर्ड्स की पॉइंट्स हैं। तो आप ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इस यूनिट में हमने बायोलॉजी को पढ़ा, फिर बायोलॉजी के लिहाज से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को हमने पढ़ा, फिर कैरियर्स को हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा बायो एलिमेंट्स के बारे में, उसके बाद 6 एलिमेंट्स डेट में अब 99% ऑफ द बॉडी वेट, और फिर 10 एलिमेंट्स व्हिच मेक ओनली 1% ऑफ द बॉडी वेट, वो भी आप पढ़ चुके हो। फिर हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर एटम्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर कंपाउंड्स, फिर ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये सब आपने पढ़ा। फिर सेल का जो है स्ट्रक्चर फंक्शन है, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लाइफ भी आपने पढ़ा। फिर लेवल्स हायर देन ऑर्गेनिज्म लेवल, तो वो भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये भी हमारा ये लास्ट टॉपिक था। और उसके लिहाज से फिर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं पेज नंबर 20 पे। तो एज सच कोई पॉइंट नहीं है जो कि हमने मिस किया हो, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग को हमने इस यूनिट में डिस्कस किया। अब आप अपनी किताबें निकालें, पेज नंबर 20, यूनिट 1 का एक्सरसाइज। जल्दी से अपने साथ पेंसिल रखें और पेज नंबर 20 निकालें, एक्सरसाइज करते हैं। यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसका एक्सरसाइज है। फर्स्ट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इनसर्कल द बेस्ट सुटेबल आंसर, जो सही ऑप्शन हो, सही आंसर हो, आपने उसको इनसर्कल करना है। फर्स्ट, मिस आयशा was busy in dissecting and analyzing the herd of frog. Probably she is a, कहते हैं मिस आयशा वो हर्ट का फ्रॉग स्टडी कर रही है। तो इसका क्या मतलब है, मिस आयशा क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज शी इज अ हिस्टोलॉजिस्ट। मिस आयशा क्या है, वो हिस्टोलॉजिस्ट है, बिकॉज हिस्टोलॉजिस्ट वो शख्स होता है जो कि टिश्यूज को स्टडी करता है, और टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो फर्स्ट में ऑप्शन क्या आ रहा है करेक्ट, ऑप्शन सी इंसर्कल करें, हिस्टोलॉजिस्ट। नेक्स्ट जो है, हाउ मेनी पीपल वुड गेट लंग कैंसर बाय स्मोकिंग, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड थ्रू, कितने लोगों को लंग कैंसर कॉज होगा। सपोज हम मालूम करते हैं 100 बंदों में से कितनों को, या फिर 100 सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनमें से कितनों को लंग कैंसर कॉज होगा। तो वो आंसर कौन देगा? इज देयर एनीवन हु नोज द आंसर? ये किसी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा कि कितने बंदों में लंग कैंसर कॉज होगी? इसमें हम मैथमेटिक वगैरह के रूल्स हम अप्लाई करते हैं। जी हम पढ़ते हैं, हाँ जवाब जी, इसमें क्या आएगा सही ऑप्शन? जी बताएं।
चले मैं खुद बता रहा हूँ। इस एमसीक्यू का सही ऑप्शन होगा बायोमेट्री। बायोमेट्री क्या है? बायोमेट्री वो ब्रांच है जिसमें हम मैथमेटिक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो लंग कैंसर, सपोज 100 में से 25 बंदों को लंग कैंसर है, तो कोई भी साइंटिस्ट अपना रिसर्च कंप्लीट करेगा, बायोलॉजिस्ट, तो वो अपना रिजल्ट जो है पेश करेगा किसी भी तरीके में, जैसे चार्ट की शक्ल में, परसेंटेज में, इस तरह किसी और बार ग्राफ में। तो ये ऐसे तरीके हैं जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? फर्स्ट नंबर ए, बायोमेट्री। थर्ड नंबर, अल कानून फिलटिब इज द फेमस बुक ऑफ। अल कानून फिलटिब इज द फेमस बुक ऑफ अबू अली सीना। अल कानून फिलटिब जो है ये अबू अली सीना का फेमस बुक है, जिसको हमने कहा था ये मेडिसिन में माहिर था। तो मेडिसिन हम किस तरह बनाएंगे, ये अल कानून फिलटिब में अबू अली सीना ने डिस्कस किया है। फोर्थ नंबर, वन ऑफ द फॉलोइंग contain large number of cells but not a multicellular। कहते हैं चारों ऑप्शंस में से फ्रॉग, वॉलवॉक्स, मशरूम, क्लेमाइडोमोनास, चारों में से एक ऑप्शन, मतलब एक ग्रुप ऐसा है जो कि मल्टी सेलुलर नहीं है। वो क्या होगा? वो वॉल्वॉक्स होगा। वॉल्वॉक्स मल्टी सेलुलर नहीं है। वॉल्वॉक्स मल्टी सेलुलर क्यों नहीं है, पता है किसी को? हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पर कहते हैं कि वॉल्वॉक्स जो है वो मल्टी सेलुलर नहीं है। क्यों? उसमें तो हमने पढ़ा था मोर देन हंड्रेड्स ऑफ सेल्स है, 500 से लेकर 60,000 तक उस कॉलोनी में सेल्स होते हैं, लेकिन हम इसको फिर भी मल्टी सेलुलर नहीं कह सकते। रीजन क्या होगी जी, कोई बता सकता है? हम वॉल्वॉक्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं कंसिडर करते, क्या उसकी रीजन होगी? पता है किसी को? रेज योर हैंड जी। फरहान। सर क्योंकि वॉल्वॉक्स ये जानता जी नहीं है, ये जानता नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो लिविंग थिंग है। वॉल्वॉक्स अलची है ना, क्लेमाइडोमोनास, वो तो लिविंग है। बायोलॉजी में तो हम सिर्फ लिविंग थिंग्स ही को स्टडी करते हैं ना जी। और कोई? उमैजा। फाइव वॉल्वॉक्स सर इज क्योंकि जी। ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स एक साथ रहते हैं, तो इसलिए ये मल्टी सेलुलर और नहीं, तो हम इसको मल्टी सेलुलर क्यों नहीं नहीं। कह सकते? हम बुक में ऑप्शन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बट नॉट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये मल्टी सेलुलर क्यों नहीं है? ऑलमोस्ट इसमें तो सेल्स बहुत ज्यादा है ना, लेकिन हम फिर भी इसको मल्टी सेलुलर नहीं कह सकते। तो क्या रीजन होगी जी? वलीद, वलीद। पता है सर, बायोमेट्रिक की डिफिनेशन। सर बायोमेट्री की डिफिनेशन मैं जो पूछा हूँ उसके बारे में आंसर करो। बायोमेट्री को फिर समझा दूंगा बाद में। एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका आंसर दे दें। अच्छा सुन लें, हम कहते हैं वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मल्टीसेलुलर नहीं है। मल्टीसेलुलर इस वजह से नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें टिश्यू लेवल नहीं बनता, फर्स्ट रीजन। नेक्स्ट रीजन क्या है? इसमें जो एक्टिविटीज है वो अलावा कुछ एक्टिविटीज के डिवीजन ऑफ फ्लेवर इसमें नहीं है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम वॉल्वॉक्स को मल्टीसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ईच एंड एवरी सेल क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर होता है, और वो टिश्यू लेवल भी नहीं बनाते। तो ये उसकी बड़ी सबसे बड़ी रीजन है। नेक्स्ट है वन ऑफ द, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, according to 5 kingdom system of classification, mushrooms belong to 5 kingdom system of classification में आपने
पढ़ा था। मशरूम कौन सी किंगडम में बिलोंग करता है? मशरूम बिलोंग टू किंगडम फंजाई। मशरूम जो है वो किंगडम फंजाई में बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है? बिकॉज फंजाई जो है यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर होते हैं, तो मशरूम मल्टीसेलुलर है। नेक्स्ट बात क्या है? मशरूम जो है ये हेटेरोट्रॉप होते हैं, दे हैव नो क्लोरोफिल। इनका जो सेल वॉल होता है फंजाई का वो काइटिन से बना होता है। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है। ये पैरासाइट या फिर सेप्रोफाइट के तौर पर रहते हैं। तो ये सारे उनकी प्रॉपर्टीज है जो कि मशरूम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. The level of organization which is represented by the heart of frog is. heart जो है, heart of frog कौन सा level of organization represent करेगा? तो heart क्या है? हमारे पास heart organ है ना, तो ये represent करेगा organ level of organization. 7 number, one of the following is not a macromolecule. MCQ को समझ ले, one of the following is not a macromolecule. इन चारों में से एक ऑप्शन, एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि मैक्रो नहीं है, मतलब वो माइक्रो होगा। तो जो मैक्रो नहीं है उसको इंसान कल करे। ग्लूकोज, सुक्रोज, फैटी एसिड, प्रोटीन। ग्लूकोज जो है सबसे सिंपल है इन चारों में से, तो ये माइक्रो है, तो दिस इज नॉट मैक्रो मॉलिक्यूल। और बाकी तीनों, सुक्रोज भी मैक्रो है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज की निस्बत ज्यादा है, फिर फैटी एसिड का भी इससे ज्यादा है, और प्रोटीन्स का भी इससे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो ग्लूकोज इज नॉट अ मैक्रो मॉलिक्यूल। तो आप ग्लूकोज को सर्कल करें। 8 number, the number of plants in a desert are scarce. कहते हैं किसी desert में plants बहुत कम होते हैं। scarce means बहुत कम, fewer plants होते हैं। This could be the statement of. ये statement, ये बयान किसका हो सकता है? कौन बताता है हमें कि deserts में plants जो है बहुत कम होते हैं, और क्यों कम होते हैं, साथ में रीजन भी बताता है। पैलियोंटोलॉजिस्ट बता सकता है, सोशल बायोलॉजिस्ट बता सकता है, बायोजियोग्राफिस्ट बता सकता है, या फिर टेक्सोनोमिस्ट बता सकता है। तो हमें अर्थ, उसकी कंडीशन, साइंटिफिक स्टडी कौन बताता है? वो बायोजियोग्राफिस्ट बताता है। लिविंग थिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस एंड टाइम, मुख्तलिफ जगहों का बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज अर्थ की जो कंडीशन है, सोइल की जो कंडीशन है, वो हर जगह सेम नहीं है। तो अर्थ की स्टडी को हम जियोग्राफी कहते हैं। लिविंग थिंग्स के हवाले से है तो हम उसको बायो जियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो बायो जियोग्राफिस्ट ऐसा इंसान है, ऐसा बायोलॉजिस्ट होता है जो कि हमें लिविंग थिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। तो ये आंसर हमें बायो जियोग्राफिस्ट देता है कि डिजर्ट में प्लांट जो है वो स्केर्स कम क्यों है या फिर कम होते हैं। 9 नंबर, which bio element makes most of the composition of organisms body. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मौजूद है? तो आपको पता होगा वो ऑक्सीजन है। तो सबसे ज्यादा है, कितना है? 65% बॉडी में ऑक्सीजन मौजूद है। नेक्स्ट 10 नंबर, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। 10 नंबर, which of the following cellular organization is represented by वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो है कौन सी किस्म का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करता है? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको पढ़ा। वॉल्वॉक्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो वॉल्वॉक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, एक्सरसाइज और टॉपिक्स, वो खत्म हो गई। होमवर्क आप अपने पास नोट कर ले, शाबाश, जल्दी नोट डाउन टुडेज होमवर्क। आज आपने क्या करना है? आपने बुक इसी यूनिट में से एनिमल साइंस और हॉर्टिकल्चर को आपने याद करना है। एनिमल साइंस एंड हॉर्टिकल्चर एक दफा फिर सुन ले, नोट कर ले, या फिर बुक में टिक लगाए। पेज नंबर 6 पे है एनिमल साइंस, हॉर्टिकल्चर, ये दो टॉपिक्स, ये आपका आज का होमवर्क हो गया। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करे और अपना क्वेश्चन पूछ ले, शाबाश।
किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बता दे। शाबाश जी, पूछे मलगलरा। जी सर वो आपने वो मत लीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला, तो जी। वो सिर्फ फ्लो चार्ट बनाए या उसके साथ थोड़ा सा लाइक लिख नहीं भी ले बस सिर्फ सेंटेंसेस वगैरह। सिर्फ वो जो फ्लो शीट है और उसको लेबल करे, बस वो बनाए, एक्सप्लेनेशन नहीं करनी उसके साथ। सर वो एटम मॉलिक्यूल ऑर्गेनेल सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स ये वाला। बिल्कुल ये वाला, लेकिन ये फ्लो शीट है, मतलब 16 पेज पे जो डायग्राम है वही आपने बनाना है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह फिर दोबारा क्लास होगी तो वहां मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जरूर